Hello students, how are you? I hope आप अच्छे होंगे Students, today we are going to study about modulus of rigidity of the wire with the help of Maxwell-Liddell. Maxwell-Liddell का यूज करके हम लोग किसी वायर का modulus of rigidity कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि मैक्सवेल-लिडल होती क्या है जी। तो मैक्सवेल-लिडल जो होती है वह एक होलो पाइप होती है ब्रास की, ठीक है। इस पाइप में कुल 4 छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं, मतलब कि 2 सिलेंडर जो होते हैं वह होलो होते हैं और 2 सिलेंडर जो होते हैं वह सॉलिड होते हैं। इन चारों सिलेंडर की लेंथ जोड़ दी जाए तो वह मैक्सवेल-लिडल की लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। हम जिस वायर से मैक्सवेल-लिडल को लटकाएंगे या हैंग करेंगे उसका हम लोग पता करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इट मींस ईटा, ठीक है। उस वायर की लेंथ को लिया जाएगा स्मॉल एल और रेडियस होगी स्मॉल आर, ठीक। हम लोग जहां से उस वायर को सस्पेंड करेंगे या जहां से लटकाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्सनल हेड। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द गिवन वायर विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल-लिडल। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है कि एक मैक्सवेल-लिडल होगी। तो सबसे पहले हम क्या, ये एक बेस बनाते हैं जहां से हम वायर को, ये आपका रहा वायर, और इसमें हम लोग लगाएंगे अब एक मैक्सवेल-लिडल। ये है आपकी मैक्सवेल-लिडल, ये आपकी है मैक्सवेल-लिडल, ध्यान से देखिए। और इसके बाद आपके इसमें कुल कितने होंगे, 4 सिलेंडर होंगे जी। ये पूरी आपकी मैक्सवेल-लिडल है ये, ठीक है। इसकी लेंथ हम लोग लेंगे कैपिटल एल लेंगे। अच्छा, इस मैक्सवेल-लिडल में हम लोग 4 सिलेंडर यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, जिनमें से 2 सिलेंडर जो होंगे वह सॉलिड होंगे। तो ये आपके सॉलिड सिलेंडर है, ये आपके कौन है, सॉलिड सिलेंडर है। ये देखिए समझिए, ठीक है, ये आपके सॉलिड सिलेंडर है। और ये दोनों सिलेंडर कैसे हैं, होलो सिलेंडर है। तो ये आपका सॉलिड और ये भी होलो और ये भी होलो और ये भी आपका सॉलिड सिलेंडर। ये वायर जो है जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और इस वायर का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, ईटा है। ईटा को ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, इस मैक्सवेल-लिडल की मदद से। मैक्सवेल-लिडल में हुआ क्या है, 2 सॉलिड सिलेंडर को एक बार हम लोग अंदर रखेंगे, कब, मतलब दोनों को, इन सॉलिड को हम लोग अंदर रखेंगे, और एक बार दोनों सॉलिड को हम जैसे रखें इस समय देख सकते हैं आप, बाहर है तो बाहर होंगे, यानी जिस समय सॉलिड अंदर होंगे तो होलो बाहर, और जब होलो अंदर होंगे तो सॉलिड बाहर होंगे आपके। क्लियर है? और इसकी मैक्सवेल-लिडल की जो लेंथ है वह लिया आपने कैपिटल एल। क्या है आपकी, कैपिटल एल है, ये रही कैपिटल एल। क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि पहले केस में, किस केस में, इन फर्स्ट केस में क्या हुआ है आपके, कि सॉलिड बाहर है, इसका मतलब हुआ कि सॉलिड आउटसाइड। सॉलिड क्या है, आउटसाइड है। बहुत अच्छा जी, आपको समझ में आना चाहिए। सॉलिड क्या है, आउटसाइड, यानी ये दोनों सॉलिड सिलेंडर आपके बाहर है, होलो क्या है, अंदर है। दूसरी बार क्या करेंगे आप, सॉलिड को अंदर कर देंगे, होलो को बाहर कर देंगे जी, बिल्कुल। तो पहले केस में जब आपने सॉलिड को बाहर रखा है तो उस केस में इसका टाइम पीरियड क्या है, तो बोल सकते हैं तब टाइम पीरियड रहा है T1, और T1 इज इक्वल टू कितना आता है आपका, 2 पाई रूट में I1/C, जहां पर C आपकी क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी है। ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म से अपने आप को बचाने के लिए क्या यूज करेंगे, मास वाला टर्म। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मास जो होती है वह एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की अलग अलग हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंस आएगा, साथ ही साथ वह एक एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं होती, ऐसा आप बोल सकते हो। सो आप यहाँ पर यूज करोगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर आप कौन से टर्म को यूज करोगे जी, मास वाले टर्म को। यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट यूज होगा मैक्सवेल-लिडल का। तो पहले केस में जब आपने क्या किया है कि सॉलिड सिलेंडर को बाहर रखा है तो उस केस में टाइम पीरियड रहा है T1 इज इक्वल 2 पाई रूट में I1/C, जहां पर I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस केस में, जब आपने सॉलिड को बाहर रखा है। अच्छा, C क्या है जी आपकी, तो टॉर्सनल रिजिडिटी है। बहुत अच्छा। फिर क्या है आपका सेकंड केस में आपने क्या बोला, सेकंड केस में देख सकते हैं क्या आपका होगा कि सॉलिड इनसाइड होंगे, यानी बोल सकते हैं सॉलिड इनसाइड, सॉलिड चले जाएंगे अंदर। बहुत अच्छा, सॉलिड
इनसाइड, इट मीन्स कि होलो बाहर आएंगे, आउटसाइड आएंगे, उस केस में टाइम पीरियड हुआ आपका t2 और t2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट में I2 बाई सी। समझ में आया है? ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड जी। क्लियर टू एवरीवन? ओके। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का, और इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए, तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आएगा कि t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, तो ये 4 पाई स्क्वायर होगा क्योंकि 2 पाई का स्क्वायर आपका 4 पाई का स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा जी। और I1 बाई सी रूट में है, सो I1 बाई सी जो है वह रूट से बाहर आ जाएगा जी, आ गया। और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर और I2 बाई सी। बहुत अच्छा। इसके बाद आप चाहें तो यहां से 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा क्या, I1 माइनस I2 बाई सी। क्लियर हुआ? और ये हो गया आपका t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। इसके बाद आप चाहें तो c की वैल्यू निकालें, तो c इज इक्वल टू आपका होगा 4 पाई का स्क्वायर, और ध्यान से देखें तो I1 माइनस I2 अपॉन में t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये रहा इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा जी, टॉर्सनल रिजिडिटी के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो सिंस वी नो दैट c इज इक्वल टू कितना, पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन में 12। अच्छा, ईटा क्या है, दिस वायर की मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, r क्या है तो वायर की रेडियस है, स्मॉल l क्या है तो जी वायर की लेंथ है। बहुत अच्छा। अब अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लूं तो ध्यान से देखें, इक्वेशन थर्ड और 4 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, नो डाउट राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन में 12 इट इज इक्वल टू किसके, तो जी ये होगा 4 पाई स्क्वायर और क्या, I1 माइनस I2 अपॉन में t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, ये रहा। और यहाँ से आप ईटा निकालें तो ईटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे कितना, देखिए 2 4 जा 8, तो लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर l। अच्छा, अपॉन में यहाँ से पाई r की पावर 4, पाई r की पावर 4। इसके बाद आपके पास I1 माइनस I2 अपॉन में t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर जी। बहुत अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो आपके पास आया कितना, ईटा इज इक्वल टू 8 पाई l अपॉन में r की पावर 4, I1 माइनस I2 अपॉन में t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? ये रहा इक्वेशन नंबर 5। ध्यान से देखें, हमारे पास इस इक्वेशन में जो स्मॉल l है वह इस वायर की लेंथ है, r जो है स्मॉल r वह रेडियस है वायर की, और I1 I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, जब आपका सॉलिड बाहर रहा है फर्स्ट केस में, उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 थी। जब सॉलिड अंदर चला गया, होलो बाहर आया, यानी दूसरा केस, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई आपकी I2। याद है? अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें और यूज करेंगे। देखिए समझिए, आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म को हटाएंगे, मतलब कि आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को मास के टर्म में पता करना चाहते हैं, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, क्योंकि आप बोल रहे हो क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, यह बॉडी की डिफरेंस हो सकती है अलग अलग बॉडी के लिए। सो हम बोल सकते हैं मास एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर हम इस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को मास के टर्म में पता करें तो वह एक बेहतर रिजल्ट होगा एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले रिजल्ट। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। तो पहले केस में हमारे पास क्या रहा है, देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जब हमने सॉलिड को अंदर रखा, सॉलिड को कहाँ रखा, बाहर रखा, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, जब सॉलिड अंदर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई I2, यानी होलो बाहर आ गया। अच्छा,
ध्यान से देखें तो हमारे मैक्सवेल नीडल की लेंथ क्या है जी, तो कैपिटल एल है। अच्छा, इसके बाद बोल सकते हैं एक सॉलिड सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी, तो जी वह होगी L/4। होगी कि नहीं होगी आप खुद बोलो। पूरे की लेंथ है L मैक्सवेल नीडल की। ध्यान रहे कि जो चारों सिलेंडर होते हैं, चारों सिलेंडर की लेंथ बराबर होती है। तो अगर मैं L को 4 भागों में डिवाइड करूं तो क्या वह L/4 का ही बराबर आएगा, एक पार्ट, जी बिल्कुल आएगा। अब कह सकते हैं कि अगर इस एक्सिस को ध्यान से देखें तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ ही साथ सॉलिड सिलेंडर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, कह सकते हैं कि ये होलो सिलेंडर का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। देखा जाए तो वह रोटेशन एक्सिस वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस के या वर्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास किसका, होलो सिलेंडर का, तो जी होगा वह L/8 पर। कितने पर होगा जी, L/8 पर। बहुत अच्छा, L/8 पर। यानी इस वर्टिकल एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास होगा किसका, होलो सिलेंडर का, वो कितना होगा, L/8 डिस्टेंस पर। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। अब बोल सकते हैं कि तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, तो ध्यान से देखें तो ये तो पूरा L/4 और इसमें L/8 जोड़े तो हमारे पास आएगा 3L/8। कितना आएगा, 3L/8। जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। थोड़ा देखें तो एक बार, तो आप बोलोगे कि जी हमने L/4 में जोड़ दिया L/8, अगर जोड़ा तो हमारे पास आ क्या रहा है जी, हमारे पास आ रहा है देखें तो 4 और 8 का एलसीएम 8 और यहां से 4 2 जा 8 तो 2L और L 3L/8। यानी इस कौन सा सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, 3L/8 डिस्टेंस पर। किससे, आपके इस वर्टिकल एक्सिस से। अच्छा, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो मास है होलो सिलेंडर का वह मास है mh। होलो सिलेंडर का मास कितना है, mh, और सॉलिड सिलेंडर का मास क्या है, ms। अच्छा, अगर ये सब कुछ रहा तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले देखें जो आपकी मैक्सवेल नीडल है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I0, यानी जब उसमें आपने सिलेंडर नहीं डाले थे उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी जी, I0 है। जब आपने सॉलिड होलो सिलेंडर डाल दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुई सिस्टम की। अच्छा, तो कह सकते हैं कि हमारे लिए पहले केस में I1 कितना आएगा, तो जी I1 जो होगा हम यहाँ यूज करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। वह क्या कहता है, उसके हिसाब से होता है कि I इज इक्वल टू ICM प्लस md², जहां पर ICM क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट। बहुत बढ़िया। इसके बाद md² का मतलब हुआ कि उन मासेस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पहले केस में I1 जब सॉलिड बाहर थे तो उसके में लिया हमने I0 का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैक्सवेल नीडल विदाउट सिलेंडर्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास कुल कितने सिलेंडर हैं, तो जी हमारे पास 2 होलो हैं 2 सॉलिड हैं। तो क्या दोनों होलो की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वह होगी 2IH और दोनों सॉलिड की होगी 2IS। समझ में आया जी बिल्कुल। इसके बाद प्लस, ध्यान रहे कि ये वाला जो टर्म अभी तक मैंने लिखा है कौन, I0 प्लस 2IH प्लस 2IS, ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपका ICM समझ लो लिखा है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, md² वाले टर्म को। अच्छा, तो md² वाला टर्म क्या होगा, तो पहले केस में देखें क्या आपका होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर रोटेशन एक्सिस से, तो जी L/8 पर है। कितने होलो हैं, तो जी 2 होलो हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 और होलो सिलेंडर का मास क्या है, mh। अच्छा, इसके बाद वो डिस्टेंस कितनी है, तो जी वो डिस्टेंस है L/8 का स्क्वायर, हुआ L/8 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आपका क्या 2, क्योंकि 2 सॉलिड है तो 2ms, और देखा जाए तो सॉलिड का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है इस वर्टिकल एक्सिस या रोटेशन एक्सिस से, तो जी है वो 3L/8 डिस्टेंस पर, 3L/8 डिस्टेंस, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरे केस में जब आपने सॉलिड को अंदर कर दिया होलो को बाहर कर दिया तो फिर आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है I2, और I2 इज इक्वल टू कितनी होगी, I0, ये वाले टर्म तो बदलेंगे नहीं, I0 प्लस 2IH
प्लस 2IS, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या, ध्यान से देखिए थोड़ा सा क्या चेंज होगा कि जब आपका सॉलिड अंदर चला जाएगा, होलो बाहर आएगा, तो ये केवल अंतर आएगा, ये चेंज आएगा इस डिस्टेंस वाले टर्म में, आएगा कि नहीं आएगा, जी आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2mH। ये वाली जो डिस्टेंस किसकी थी, कभी सॉलिड की थी, अब वो किसकी हो जाएगी, होलो वालों की हो जाएगी, तो हो जाएगी 3L/8 का होल स्क्वायर प्लस 2MS और क्या, L/8 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसमें से I1 में से I2 को हम माइनस कर दें, इसको भी एक इक्वेशन की तरह ले, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अगर मैं 6 में से 7 को माइनस करूं तो मेरे पास आएगा I1 माइनस में I2। ध्यान से देखो तो I0 से I0 कैंसिल, 2IH से 2IH कैंसिल, 2IS से 2IS कैंसिल होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2mH, तो हम लोग लिख सकते हैं 2mH बाहर आया, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, L/8 का होल स्क्वायर माइनस 3L/8 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा भाई, जी बिल्कुल होगा। इसके बाद प्लस क्या आपका 2MS माइनस क्या करेंगे 3L/8 का स्क्वायर माइनस L/8 का स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन, ओके। यहां पर देखिए तो आपके पास आ रहा है 2mH, बहुत अच्छा जी। यहां से देखें तो ये आपके पास कितना है, L/8 है, L/8 का स्क्वायर क्या होगा, L² 64, ये आपके पास कितना हो जाएगा 9L² 64। यहां से माइनस करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस, ध्यान से देखिए तो ये 9L² 64 होगा और ये होगा L² 64। 9L² में से माइनस में से करेंगे इसको तो आपके पास आएगा माइनस में कितना 8L² 64 और यहां से आपके पास क्या आएगा L² 8। क्लियर, अच्छा जी। इसके बाद यहां पर आपके पास आएगा प्लस 2MS और यहां पर आपके पास आएगा L² 8 का प्लस। क्लियर है, अच्छा ये हो गया आपका I1 माइनस I2। इसको हम लोग चाहे तो 2 से 2 4 हो गया, 2 से 2 ये भी 4 हो गया। आपके पास आया क्या, लिख सकते हैं एक लाइन और, I1 माइनस I2 इट इज इक्वल टू कितना MS L² 4 माइनस MH L² 4। अब हम लोग चाहें तो किसकी वैल्यू जी, इस I1 माइनस I2 की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं किसमें ले जाके, इक्वेशन नंबर 5 रखें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा देखें, ईटा इज इक्वल टू 8πL अपॉन में R की पावर 4। यहां से देखें तो हम लोग चाहे तो 1/4 को बाहर कर सकते हैं, जी बिल्कुल, और 1/4 ही क्यों, L² 4 बाहर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाहर करें किसको, L² 4 को बाहर लाए तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है MS माइनस MH अपॉन में T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। यहां से देखें तो ये 2 टाइम और आपके पास आया क्या 2πL स्मॉल l इंटू कैपिटल L का स्क्वायर अपॉन में कितना R की पावर 4 और MS माइनस MH अपॉन में T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। ये आया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द गिवन वायर। किसके टर्म में आया है, तो जी ये मास के टर्म में आया। किसका मास, MS इज द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, MH इज द मास ऑफ होलो सिलेंडर। क्लियर हुआ है, समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आप मुझे जरूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर और भी वीडियोस चाहते हैं, कुछ कमी रह गई होगी तो आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।